चलिए, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। इंडिपेंडेंस वीक स्टार्ट हो चुका है और हम इस वीक हर उस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो आपके अंदर एकदम से प्राउड फील कराएगा, आपके अंदर उस प्राउड को भर देगा, जहां पर आप अपने आप में ये मानेंगे कि हां, इंडिया में ऐसे अनेक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धि से आज भारत को यहां तक पहुंचाया है। उनके दिन रात मेहनत के कारण ही हम यहां तक पहुंचे हैं। तो हम इन सेशंस के अंदर बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं उन 8 महानायकों की। हालांकि 8 नहीं, अनेकों साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम इस सेशन में 8 महानायकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश को एक नए मुकाम तक, उनके अचीवमेंट, उनकी मेहनत, उनके अथक प्रयास ने देश को यहां तक पहुंचाया है। मैं बात कलाम साहब से हम लोग शुरुआत करते हैं। कलाम साहब के बारे में हम इनके बारे में कहें इतनी वो नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है हमारी। बस थोड़ा सा ये है कि अगर ये ना होते तो पटना नहीं होता। अब आई थिंक जो बच्चा आप लोग सुन रहे होंगे, अरे सर पटना तो हम लोगों ने सुना है पहले से ही है। मैं बात कर रहा हूं उस इंडिया के मिसाइल सिस्टम की जिसका नाम पटना है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो आज एक छोटे से इनके सामने एक छोटे से कोट से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा देती है, परंतु याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। इसलिए डर को डराओ, सपनों को पाओ। और यह बात सच भी है। कोई अगर इंसान अपने डर से जीत जाता है, समझ लीजिएगा वो दुनिया से जीत जाता है। कलाम साहब को मिसाइल मैन कहा जाता है। आज भी लोगों के दिलों में हमें जिंदा है और हमेशा ये जिंदा रहेंगे। एक छोटे से गांव रामानाथनपुरम, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। वहीं इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, स्टार्टिंग एजुकेशन, और बड़ा स्ट्रगल भरा वो रहा है इनके लिए। मैं खुद भी सेंटी हो जाता हूं और मतलब है इनके बारे में एक अलग से मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं स्टार्टिंग करता हूं जो वीडियो लेकर के आज हम लोग सामने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जगदीश चंद्र बोस साहब के बारे में। जेसी बोस, आप लोग जानते हैं इनका नाम। इनको जो है इंडिया में बायोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है। जेसी बोस 1858 में जन्म होता है और 1937 तक ये रहते हैं। इनके बारे में अगर थोड़ा सी बात की जाए बच्चा, तो 30 नवंबर 1858 का वो दिन था। मयान सिंह, जो आजकल जगह बांग्लादेश के अंदर है, वहां पर इनका जन्म होता है। इनके फादर मजिस्ट्रेट थे, भगवान चंद्र बोस, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे बेसिकली। और ये थे कि एजुकेशन को प्रमोट करने वाले थे। हमेशा से रहा था उनका कि वो एजुकेशन को प्रमोट करते। इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की स्टडी है वो बंगाली मीडियम स्कूल से पूरी की। इसके बाद सेंट जेवियर्स स्कूल के अंदर कलकत्ता में उसके बाद इनकी एजुकेशन हुई। 1879 की बात करें तो इन्होंने बीई किया किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर इन्होंने बीई किया। ठीक है, कब? 1879 में। कहां? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद फिर ये इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज चले गए 1881 के अंदर, अपनी जो हायर एजुकेशन था उनको पूरा करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने जो इनिशियल अपनी स्टडी थी वो मेडिसिन को लेकर के की। फिर ये धीरे धीरे नेचुरल साइंस उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। ऑल्सो अर्न अ साइंस डिग्री फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक डिग्री लंदन में भी विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। लॉर्ड रेले और सर जेम्स ड्यूसर के ये साइंटिस्ट, मतलब स्टूडेंट रहे हैं, जो अपने आप में उस समय के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके ये स्टूडेंट रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर बात करें, इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो कलकत्ता कॉलेज के कलकत्ता कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में, फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में किया 1885 में। इसके बाद इन्होंने जो है, अगर भाई अंग्रेज थे उस समय तो सैलरी इतना मिलता नहीं था, मतलब काफी इनका संघर्ष रहा सैलरी को लेकर के, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं इन्होंने सफलता प्राप्त की। उनके प्रमुख छात्र जो हैं वो एस.एन. बोस और मेघनाथ शाह जी रहे हैं। ठीक है, एस.एन. बोस और मेघनाथ शाह जी रहे हैं। अगर इनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1894 के अंदर माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना स्टार्ट किया था बच्चा। उसके बाद कोहेरर का विकास हुआ जिसने रेडियो संचार की नींव रखी। आज जो आप कम्युनिकेशन देख रहे हैं ना, इतना फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। पहले जो रेडियो कम्युनिकेशन था उसको भी बहुत हैवी माना जाता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उस चीज में रहे, उस कम्युनिकेशन के दौर में रहे, उस उपलब्धि के दौर में रहे। और 1895 के अंदर कलकत्ता टाउन हॉल में इनका वायरलेस सिग्नल में सफल प्रदर्शन इन्होंने किया। किसको लेकर के? उसी रेडियो संचार को लेकर के। ठीक है बच्चा, आज जो चिल्लाते हैं ना सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के फील्ड में इंडिया उस समय काम कर चुका था 1895 में, यानी सेमीकंडक्टर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर उस समय इन्होंने काम किया था बच्चा अपने। लेकिन हां यह रहा कि इन्होंने अपने जितने भी इन्वेंट थे, आविष्कार थे, उनको पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट समझते हो क्या होता है? पेटेंट होता है जब आप किसी चीज को पेटेंट करवाते हैं तो 20 साल तक उसकी उपलब्धि आप लोग के सामने आ जाती है, वो आपका अथॉरिटी उसमें आ जाती हैं चीजें। ठीक है जी, तो रेडियो कम्युनिकेशन की बात कर लें या हम लोग डेमोन्स्ट्रेट इन्होंने किया टाउन हॉल सिग्नल, वायरलेस सिग्नल का कलकत्ता के अंदर, उनकी बात कर लें, या फिर उन्होंने अगर बात करें कि उन्होंने अपने सिग्नल्स को जो भी एक्सपेरिमेंट था उनको जो है वो नहीं करवाया, इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। ठीक है, मतलब अपने आप में जो जेसी बोस, इन्होंने फोटोसिंथेटिक बबलर के बारे में इन्होंने काम किया। वहीं अगर बात करें बच्चा, जो आज भी सर सत्येंद्रनाथ बोस जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक मतलब बच्चों के लिए आज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट में से एक है। इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, जो है फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें। उस समय एक बहुत बड़े महानायक रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके ये क्लोज फ्रेंड थे। 1896 के अंदर इनको जो है लंदन यूनिवर्सिटी में डीएससी की उपाधि से इनको नवाजा गया, वो उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ठीक है जी, ये इनका सम्मान था, ये इनका नहीं, ये पूरे भारत का सम्मान है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर इनका एक विवाद रहा था नोबेल प्राइज का। अब आप लोग कहते हैं कि भाई जो मार्कोनी का नाम सुनते हैं ना, मार्कोनी की रेडियो की डिस्कवरी की। आप सोचिए भाई इन्होंने डिस्कवरी की, वायरलेस सिग्नलिंग के बारे में हम लोगों ने अभी बात की आप लोगों से, ये 1895 में बता चुके थे। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। जब पेटेंट नहीं करवाया तो जो मार्कोनी ने सम्मान तकनीक का पेटेंट करवा दिया। ये जो टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी का जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है बच्चा, इनका पेटेंट मार्कोनी करवा चुके थे। मार्कोनी के करवाने के बाद 1909 में, देखो 1895 में कर चुके हैं ये, 1909 में मार्कोनी जी को नोबेल प्राइज मिला। अब आप सोचिए कि जगदीश चंद्र बोस, इनका तो योगदान था ना जेसी बोस का। ठीक है, अब जगदीश चंद्र बोस के योगदान को उस समय उचित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। अब क्या कारण रहा ये आप सब जानते हैं, इसलिए आज के इस सेशन में मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है जी, तो ये एक जेसी बोस थे हमारे सामने, जगदीश चंद्र बोस। उनके बाद बात करें, एक बहुत बड़ा नाम श्रीनिवास रामानुजन। अगर कहे जाए ना बच्चा तो मैथमेटिक्स या उस समय का जो, या आज भी ऐसी ऐसी बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं जिन उपलब्धियों को बहुत कम लोग हैं जो टच कर पाए।
इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 के अंदर हुआ, 1887 के अंदर। एक जगह थी उस समय इरोड, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु, जो आज जिसको आप चेन्नई कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी अलग बड़ा पार्ट था। इसके साथ साथ इन्होंने जो है बचा वो इनका जो पालन पोषण है, मतलब जहां ये खेले, बचपन इनका बीता, वो कुंभकोणम नाम की एक जगह है। कुंभकोणम में हुआ। बचपन से जो मैथमेटिक्स है उनमें मतलब हमेशा से मतलब ये रहा कि एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इनके अंदर दिखाई दिया। और गवर्नमेंट कॉलेज कुंभकोणम में इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन अन्य विषयों में असफल होने के कारण डिग्री पूरी नहीं कर सके। मतलब एक उस समय के इतने बड़े साइंटिस्ट और आज भी लोगों के इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, उस समय बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं, फिर भी मैथमेटिक्स में कितना बड़ा नाम। इसके बाद इन्होंने जो है बचा जो सिनॉप्सिस, कार की सिनॉप्सिस पुस्तक से प्रेरित होकर के स्वयं गणित का अध्ययन स्टार्ट किया। किशोरावस्था में ही स्वतंत्र शोध पत्र प्रारंभ किए, मतलब पेपर लिखना स्टार्ट किया। 1911 में जो बर्नौली नंबर आए उन पर भी इन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था 1911 के अंदर। और 1912 में वर्क स्टार्ट किया एज अ क्लर्क मद्रास पोर्ट ट्रस्ट 1912। और साथ ही साथ अपने जो पेपर पब्लिशिंग का काम था उसको स्टार्ट रखा, उसको रोका नहीं इन्होंने, करते रहे। 1913 के अंदर कैम्ब्रिज की इनकी यात्रा रही। 1913 में इन्होंने जो जीएच हार्डी को उनको एक लेटर इन्होंने लिखा, और लेटर लिखने के बाद हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनको बुलाया 1913 में। अब आप सोच करके देखिए उनको कितना प्यार रहा है मैथमेटिक्स से कि उन्होंने उस समय के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन उनको लेटर लिखा, और लेटर लिखा उन्होंने उस लेटर से इंप्रेस होकर के उनको बुलाया कि हां आप यहां आइए। और 1914 के अंदर वो कैम्ब्रिज पहुंचते हैं और हार्डी के साथ शोध करते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे जो अगर काउंट करूं इनके कंट्रीब्यूशंस के, तो इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वहीं पर कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नंबर थ्योरी इन्होंने दिया, जो संख्या सिद्धांत है। जो पार्टीशन नंबर है बच्चा वो इन्होंने दिया। इनफाइनाइट सीरीज इन्होंने बताई। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस के बारे में, मॉड्यूलर फॉर्म के बारे में, मोक थीटा फंक्शंस के बारे में, ये सब इन्होंने बताया बच्चा। 1729 के लिए एक मतलब प्रसिद्ध वो बनाया गया इनका, इंट्रोड्यूस किया बच्चा इन्होंने मोक थीटा फंक्शन को अपने लास्ट लेटर हार्डी 1920 के आसपास। ठीक है बच्चा, 1920 के आसपास। यानी एक ऐसा अचीवमेंट इनका, जो अचीवमेंट ये कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इसके साथ साथ इनका आप ये लेटर देख रहे हैं रामानुजन साहब का, जिन्होंने मोक थीटा फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो लेटर लिखा था। लास्ट इनका हार्डी जी के साथ इनका वो था। ठीक है, एक अपने आप में जो है जानकी अम्माल, वाइफ ऑफ रामानुजन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वो रही हैं उस समय की। ऑनर्स अगर इनके सम्मान की बात करें तो बच्चा 1916 के अंदर कैम्ब्रिज में बीए किया इन्होंने, रिसर्च बीए बाय रिसर्च प्राप्त किया। 1918 के अंदर फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एफआरएस के लिए चुने गए। उस समय की जो फेलोशिप थी या फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी थी उसके लिए ये चुने गए बेचारा। फिर साथ ही साथ ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज के ये फेलो बने। अंतिम जीवन यात्रा और विरासत की बात करें तो 1919 में ये भारत लौटते हैं और 20 अप्रैल 1920 को ये मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। जो आज आप लोग 22 दिसंबर को बोलते हो ना, वो इन्हीं के नाम पर बोलते हो। एक छोटा सा ये वो नहीं होगा, ये वो नहीं होगा 1900। ठीक है जी, चलिए चलो अच्छा। इसके बाद बात करते हैं हम सीवी रमन साहब।
चंद्रशेखर वेंकट रमन। यह भी एक बहुत बड़ा नाम है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के, और फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स के एक बड़े महानायक रहे हैं, बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में। प्रारंभिक जीवन इनका 7 नवंबर 1888 को एक जगह पड़ती है त्रिचिनोपल्ली, जिसको आज आप लोग तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, ठीक है, तिरुचिरापल्ली बोलते हैं जिसको, तमिलनाडु, वहां पर हुआ था। पिता चंद्रशेखर अय्यर जो कि मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के शिक्षक रहे हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वहां से। 1904 में बीए तथा 1907 में एमए में इन्होंने पहला स्थान लिया। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला अपना शोध पत्र प्रकाशित कर दिया था। पब्लिश हिज फर्स्ट रिसर्च पेपर एट द एज ऑफ 80। इसके साथ साथ अगर इनके स्टार्टिंग करियर की बात करें तो 1907 में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज अकाउंटेंट जनरल रहे बचा। 1907 में ही बन गए थे इंडियन फाइनेंस सर्विसेज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, उसी टाइम बन गए थे बचा। कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च आफ्टर ऑफिस आर एट द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अगर बात करें तो नौकरी के साथ साथ इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसको IACS बोलते हैं, कलकत्ता में अपना शोध जारी रखा और स्टार्ट किया भी इन्होंने। इसके साथ साथ बात करें जो अकॉस्टिक बोलते हैं ना आज, ध्वनिकी, साउंड में, और जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके भौतिकी पर इन्होंने कार्य किया कि वो फिजिक्स के किस बेस पर वो काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इस आधार पर इन्होंने काम किया। साथ ही साथ बात करें बच्चा एक वर्ल्ड फेमस इफेक्ट, रमन इफेक्ट इन्होंने दिया बच्चा। रमन इफेक्ट में क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की लाइट आएगी एक पार्टिकल के साथ टकरा करके कैसे स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, उसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और आज उस एक्सपेरिमेंट को रमन इफेक्ट के नाम से ही जाना जाता है। रमन इफेक्ट 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज की गई थी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और साथ ही साथ जो आज भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, चिकित्सा और पदार्थ विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। और देखिए रमन इफेक्ट कब आया? 28 फरवरी 1928 को। तो उसी 28 फरवरी के नाम से आज नेशनल साइंस डे इंडिया में मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे इन इंडिया। ठीक है, इसी रमन इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने ही बताया। आज जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़ते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग सीखते हैं, ये इन्हीं के बारे में बताया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है बच्चा। इसके साथ साथ अगर बात करें यहां पर, तो मैंने सीवी रमन साहब के 2 फोटो हैं। ये अपने उस स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ हैं, ये फोटो उनका, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड हिज स्पेक्ट्रोग्राफी इन 1928, जिस पर नोबेल भी मिला। और ये 1906 के अंदर जो इन्होंने सीवी रमन साहब का ये एक फोटो है 1906 का। तो आपके सामने ये 2 चीजें आई है बच्चा। इसके साथ साथ अगर यहां बात करें तो इनके जो मेजर पोजीशंस रही हैं वो क्या क्या रही हैं? 1917 के अंदर ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में पलित प्रोफेसर बने। यानी अगर बात करें बच्चा, जो प्रोफेसर 1917 के अंदर ये बन गए थे। 1933 के अंदर ये IISc जो बेंगलोर में है, वो इंडिया के पहले निदेशक बने, डायरेक्टर बने बच्चा। ठीक है, डायरेक्टर बने, इंडियन डायरेक्टर। इससे पहले कोई इंडियन डायरेक्टर नहीं था। कब बने? 1933 के अंदर। फाउंडेड द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। जो आज हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की बात करते हैं, तो उसकी स्थापना भी इन्होंने की। 1934 में उसकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई है। साथ ही साथ बाद में जो है उसका नाम क्या रख दिया गया? सॉरी, उसका नाम तो यही है। साथ ही साथ बाद में इन्होंने एक और स्थापना की बच्चा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI, वो बेंगलोर के अंदर है, उसकी स्थापना भी इन्होंने की। तो 1917 के अंदर ये पहली बार प्रोफेसर बने। 1933 के अंदर ये IISc के पहले भारतीय निदेशक बने। 1934 के अंदर इन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की और बाद में इन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में स्थापना की।
ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काफी क्लोज इनके वो रहे हैं, रमन और उनकी जो वाइफ है एक छोटा सा। अब फिर बात करते हैं इनको कौन कौन सा जो अचीवमेंट है इनका वो मिला है। ये इलेक्ट हुए हैं फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एफआरएस के लिए 1924 में। अवॉर्डेड है नोबेल प्राइज 1930 के अंदर, क्योंकि 28 में एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1930 में इनको नोबेल मिलता है। किस बात पर? जो रमन इफेक्ट है उस बात पर नोबेल मिलता है। रिसीव्ड इनको भारत रत्न मिला 1954 के अंदर। जो लास्ट ईयर रहे सेवानिवृत्ति के बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोध कार्य इन्होंने जारी रखा। 21 नवंबर 1970 को इनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार जो है इनका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के परिसर में ही। मतलब जुड़ाव हमेशा से साइंस से जुड़ाव रहा, और वहीं जहां जुड़ाव लास्ट में जहां पर काम कर रहे थे वहीं इस देश इस दुनिया से जाने के बाद भी जुड़ाव रह गया। इसके साथ अभी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, तो आप सबके लिए स्टडी आईक्यू फैमिली की तरफ से 79 हो गया, तो 79% ही ऑफ हर बैचेस पर, और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी। दो चीज आपको एक साथ मिल रही हैं, 79% ही ऑफ और साथ में डबल वैलिडिटी। चाहे वो हमारा आरंभ बैच हो, अभ्युदय हो, आलेखन हो, 70 सेकंड का प्रिलिम्स हो, सारथी हो या फिर निर्णायक हो, हर बैच के ऊपर अगर आपको कोई इशू है तो मेरी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 9289996924 पर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं एसएन बोस, सर सत्येंद्रनाथ बोस। जगदीश चंद्र बोस उनके जो है इनके टीचर रहे हैं, उनके अंडर इन्होंने काम किया था। एसएन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा, और इनके बारे में अगर बात करें तो 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ। सुरेंद्रनाथ बोस इनके जो फादर, वो गणित और विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। स्टडीड हुई हिंदू स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के अंदर। उनके शिक्षक जेसी बोस, अभी हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, और पीसी रे रहे हैं। 1913 में बीएससी, 1915 के अंदर एमएससी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स से इन्होंने फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त किया। इसके साथ अगर बात करें, इनका करियर 1916 से स्टार्ट होता है कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ये सबसे पहले लेक्चरर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, और 1921 में ढाका विश्वविद्यालय में रीडर और बाद में भौतिकी के ये प्रोफेसर बने। मेघनाथ शाह के साथ इन्होंने जो है वो सैद्धांतिक भौतिकी पर कार्य किया, जिनको आप लोग कहते हो थियोरेटिकल फिजिक्स, उस पर इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ अगर बात करें 1945 में ये वापस कोलकाता आ गए, और 1956 से 1958 तक विश्व भारती विश्वविद्यालय में ये कुलपति भी रहे, ठीक है। वाइस चांसलर का इन्होंने रोल अदा किया। कहां पर? विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1956 से 1958 के बीच। इसके साथ साथ बात करें 1924 में जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, मतलब बहुत बार नाम सुनते हैं आप इनका, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के साथ, उन्होंने अपना शोध पत्र अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा, जिन्होंने उनको जर्मन अनुवाद कर जो जर्मन में अनुवाद करके उनको जो लेटर था, शोध पत्र था, उसको जर्मन में ट्रांसलेट करके उन्होंने बनाया बचा। साथ ही साथ बोसोन नामक कण की अवधारणा भी दी। उनके कार्य बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भविष्यवाणी संभव हुई। जो 2001 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर नोबेल मिला है ना, वो इन्हीं की थ्योरी पर बेस्ड था। 1995 में इसका प्रमाण मिला और 2001 में इसका नोबेल मिला है, ठीक है बच्चा। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट हुआ 1995 के अंदर, 70 साल बाद, इनके प्रेडिक्शन के 70 साल बाद। अब आप सोच सकते हो कि एक वैज्ञानिक को 70 साल बाद उनकी उपलब्धि पर सम्मान मिला है। वो है कौन? सर सत्येंद्रनाथ बोस, एसएन बोस। आप देख रहे हैं सत्येंद्रनाथ बोस और सर एल्बर्ट आइंस्टीन को।
अगर बात करें बच्चा, इनका और भी योगदान रहा है, जैसे मेघनाथ शाह के साथ इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बच्चा। इन्होंने बंगाली भाषा में विज्ञान का लोकप्रियकरण किया। आम लोगों और विद्यार्थियों के लिए इन्होंने विज्ञान की कक्षाएं संचालित की। इन्होंने एनकरेज किया लोगों, मतलब पहले लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इन्होंने एनकरेज किया और लोगों के अंदर साइंस की रुचि डाली। लोगों के अंदर यह डाला कि भाई लोग क्यों नहीं साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है जो साइंस से वो दूर भाग रहे हैं। तो उन बारीकियों को जानना, इनका दो पिक्चर हैं। और देखिए, जब कोई भी अपने उस दौर में होता है, एनर्जेटिक दौर में होता है, तो एक पावर अलग होती है और साइंटिस्ट अपना जीवन लगा देते हैं, अपना जीवन लगा देते हैं उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो, और फिर बाद में जो कई कई सालों बाद उनके एक्सपेरिमेंट को देखा जाता है, तब जाकर के सारी चीजें मिलती हैं। फिर अगर बात करें इनको ऑनर्स क्या क्या मिला है, 1954 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1948 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में चुने गए। 1986 में उनके सम्मान में एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की स्थापना की गई। विश्व स्तरीय योगदान के बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अंतिम जीवन की अगर बात करें तो 4 फरवरी 1974 को कोलकाता के ब्रोंकियल निमोनिया होने के कारण, कोलकाता में ब्रोंकियल निमोनिया हो गया इनको, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। इसके बाद बात करते हैं जानकी अम्माल। जानकी अम्माल 1897 से 1984 तक एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी पहचान साइंस के इस दौर के अंदर। जन्म होता है 4 नवंबर 1897 को, 4 नवंबर, तलशेरी केरल के अंदर इनका जन्म होता है। पिता E.K. कृष्णन ने पौधों और विज्ञान में रुचि विकसित की। इनका इंटरेस्ट आया प्लांटेशन में और साइंस के अंदर इनका इंटरेस्ट आया। इसके साथ साथ फेस जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बट कंटिन्यूड हर स्टडी। भाई आप सोचिए, उस समय लड़कियों का पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। तो और जो जातिगत भेदभाव, इसका भी सामना किया। फिर भी इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। क्वीन मैरी कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से इन्होंने ऑनर्स इन बॉटनी किया। ठीक है, 1921 में ऑनर्स इन बॉटनी किया इन्होंने। इसके साथ साथ अगर बात करें बच्चा, तो यहां पर जो बार्बर स्कॉलरशिप है बच्चा, पर यूनिवर्सिटी ऑफ ये चली गई जो यूएसए के अंदर मिशिगन यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर गई बच्चा ये। और फिर वहां पर इन्होंने एमएससी किया साइटोजेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स आज भी बच्चा पढ़ते हुए डरता है, ये उस समय साइटोजेनेटिक्स किया इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ 1931 के अंदर क्रोमोसोम पर अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की, यानी गुणसूत्रों के अध्ययन के बारे में जानकी अम्माल ने पीएचडी किया बच्चा 1931 के अंदर। ठीक है, और एक बहुत उस समय की ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक रही। इनका अगर करियर की बात करें तो विमेन क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में इन्होंने अपना अध्यापन किया। महाराजा कॉलेज त्रिवेंद्रम में वनस्पति विज्ञान, यानी आप लोग कह सकते हो कि बोटनी की ये स्टूडेंट मतलब प्रोफेसर रही हैं। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में इन्होंने काम किया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बीएसआई है, उसका पुनर्गठन में जो मेन रोल था इनका, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं अगर बात करें सीएसआईआर की, जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसको उसमें जो जम्मू ब्रांच, मतलब जम्मू के वो थी, उसकी ये निदेशक रही, उसकी डायरेक्टर रही है। इन्होंने डायरेक्टर ऑफ सीएसआईआर रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू का मतलब पद संभाला था। इसके साथ साथ बात करें, मतलब इनको बहुत प्यार था जो बॉटनिकल यानी प्लांटेशन, इनको बहुत प्यार रहा है। इसके बाद अगर बात करें इनका और क्या क्या योगदान रहा है, तो भारत की ऐसी पहली महिला रही
जिन्होंने प्लांट साइटोजेनेटिक्स जो है जेनेटिक्स मतलब जेनेसिस्ट मानी जाती हैं, और हाइब्रिडाइजेशन द्वारा उच्च उपज एवं अधिक मीठे गन्ने की किस्में इन्होंने विकसित की। जो आज फार्मर देखते हैं ना गन्ना, शुगर केन, वो इनकी देन है। ठीक है, मतलब जो अधिक मीठा गन्ना है वो इनकी देन है। अच्छा, साथ ही साथ बात करें जो प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है उस पर इन्होंने मेन रिसर्च किया। ठीक है, जो क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टीवेशन प्लांट्स 1945 में ये किए, सह लेखिका भी रही हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर बात करें बच्चा, मंगनोलिया जो प्लांट्स होते हैं उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो मंगनोलिया के जो प्लांट्स हैं, मंगनोलिया कोबस, उनको जानकी अम्माल ने ही नाम दिया था। ठीक है, इस तरह का इन्होंने काम किया। उसके बाद चाहे टेक्सोनोमी की बात करें, साइटोजेनेटिक्स की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इथेनोबोटनी की बात करें, उन सब के अंदर इनका अपना अलग योगदान रहा है। यानी एक ऐसा काम इन्होंने किया जो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, जो बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। वहीं अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण की यानी एनवायरमेंटल वर्क की, तो वो भी इनकी एक मेन रोल, अहम भूमिका रही। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पुनर्गठन में इन्होंने मेन भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ भारत की स्वदेशी वनस्पतियों के संरक्षण में समर्थक ये रही हैं। साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक प्रोजेक्ट के विरोध में जैव विविधता संरक्षण का इन्होंने समर्थन भी किया। ठीक है, तो अपने आप में एक पर्यावरणीय संरक्षण का भी इनका बड़ा अलग ही लगाव रहा है। ठीक है, जानकी अम्माल जो हार्बेरियम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, उसके कुछ आपको दिख रहे होंगे, तो इनका एक अलग ही रोल रहा है। इसके बाद इनको 1935 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की ये फेलो चुनी गई। 1957 के अंदर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट जो साइंस एकेडमी है INSA, उसकी फेलो ये बनी। 1977 के अंदर पद्मश्री में सम्मानित की गई, और 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो ऑनर LLD इन्होंने प्राप्त किया, प्रदान किया। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा। देखिए वही है ना कि साइंटिस्ट कभी रिटायर नहीं होते, जिस तरह से आर्मी पर्सन कभी रिटायर नहीं होते, है ना, कुछ कुछ लोग कभी रिटायर नहीं होते, तो साइंटिस्ट भी उनमें से एक है, वो रिटायर नहीं होते। और 7 फरवरी 1984 को चेन्नई में इनका निधन हो गया, ये हमारे बीच से चली गई। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, प्रफुल्ल चंद्र राय, एक बड़ा नाम। मेटल्स में आप मेटल पढ़ते हैं, एलिमेंट्स में मेटल पढ़ते हैं, नॉन मेटल पढ़ते हैं और मेटलॉइड पढ़ते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, उन सब को अलग बताने वाले, उन सबको अलग करने वाले यही थे। ठीक है, 2 अगस्त 1861 के अंदर राउली काटीपाड़ा, पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है, वहां इनका जन्म हुआ। पिता हरीश चंद्र ने आधुनिक और महिला शिक्षा के समर्थक थे, जो मॉडर्न और विमेन एजुकेशन है उनके समर्थक थे। हेयर स्कूल, अल्बर्ट स्कूल और विद्यासागर कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहीं अगर बात करें ग्लिटरस स्कॉलरशिप प्राप्त कर 1882 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ये चले गए। 1885 में BSc और 1888 के अंदर केमिस्ट्री में डायरेक्टरेट इन्होंने प्राप्त किया। डॉक्टरेट इन्होंने प्राप्त किया कब? 1888 के अंदर। कैरियर रहा है, मतलब 1888 में डॉक्टरेट मिला इनको। 1889 के अंदर प्रेसिडेंसी स्कूल कलकत्ता में रसायन के प्रोफेसर ये बन गए। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है ये केमिस्ट्री के तलित प्रोफेसर बने। उसके साथ साथ बचा फिर उसके बाद ये प्रॉपर प्रोफेसर्स में आ गए। सेवानिवृत्ति के बाद ये जो एमेरिटस है प्रोफेसर रहे। भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक इनको ही कहा जाता है। 1896 में इन्होंने मर्क्यूरियस नाइट्रेट की खोज की। मर्क्यूरियस नाइट्रेट बचा वही जो अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में जो है अब ये काम आया फिर बाद में चल के। इन्होंने स्टेबल अमोनियम नाइट्रेट का सफल परीक्षण किया। मेटल नाइट्रेट, गोल्ड, प्लेटिनम और इरिडियम के यौगिकों में महत्वपूर्ण इन्होंने अपना शोध किया। 1924 में इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। ठीक है,
प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसके साथ साथ बात करें चाहे बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना, जो भारत में पहली औषधि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। रासायनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपना वेतन कलकत्ता विश्वविद्यालय में दान कर दिया। अनेक युवा भारतीय रसायन वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया। साहित्यिक योगदान की अगर बात करें, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट, जिसमें 1901 भाग 1 इन्होंने लिखी, 1909 के अंदर भाग 2 लिखी। आत्मकथा लाइफ और एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट, ये ऑटोग्राफी लाइफ और एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट 1932 और 1935 में इन्होंने लिखा। जर्नल लिखा जर्नल ऑफ इंडियन जो है केमिकल सोसाइटी के साथ भी ये जुड़े रहे। तो मतलब बुक्स लिखने का, लोगों को अवेयर करने का, बार बार लोगों को कुछ नया सिखाने का इनका हमेशा से योगदान रहा है। इसके साथ साथ बात करें, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको नाइटहुड सम्मानित किया गया। फेलो इन नेशनल एकेडमी में ये चुने गए और आजीवन अविवाहित रहे। सरल जीवन व्यतीत किया और 1944 जून के अंदर इनका निधन। ठीक है जी। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी दिया था कि इसलिए भी है 79 ईयर हो चुके हैं, तो स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से आपको 79 ईयर का ही 79% का ही ऑफ मिल रहा है, और वो भी डबल वैलिडिटी के साथ हर बैचेस में। उसके बाद बात करते हैं हम होमी जहांगीर भाभा साहब के बारे में। 1909 से 1966 तक का इनका सफर रहा। 30 अक्टूबर 1909 में बॉम्बे के अंदर, जो आज मुंबई हम लोग बोलते हैं, वहां जन्म होता है। केएस कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना रिसर्च किया। इसके साथ साथ 1930 में मैकेनिकल साइंस में इन्होंने फर्स्ट जो है फर्स्ट वो क्लास जो है उससे इन्होंने पास किया। बाद में ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के में अपना शोध स्टार्ट किया। नील्स बोर, वोल्फगैंग पॉली और उस समय के जो H.A. कैमर्स जैसे वैज्ञानिकों के साथ जो बहुत बड़े नाम रहे हैं, चाहे वो नील्स बोर हो, वोल्फगैंग जो है पॉली हो, ठीक है, H.A. कैमर्स हो, बहुत बड़े वैज्ञानिकों के साथ इन्होंने काम किया। 1939 में भारत में लौट गए और 1940 में IISc बेंगलोर में सीवी रमन के साथ इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। सीवी रमन साहब और ये बहुत क्लोज रहे हैं। IISc में कॉस्मिक रे पर इन्होंने रिसर्च किया और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। इसके बाद इसी के टाटा इंस्टीट्यूट, जो टाइफर बोलते हैं ना जिसको, उसके ये निदेशक रहे, डायरेक्टर रहे। जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों में से एक थे। मतलब काफी क्लोज रिलेशन बताए जाते हैं इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। और उस समय एक बड़ा नाम, बड़ा फेम, बड़ी मेहनत, बड़ा एफर्ट, बड़ी सोच रखने वाले वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भी इनको ही माना जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी इनको कहा जाता है इंडिया के अंदर। इन्होंने स्थापना की बचा एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC की 1948 में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इन्हीं के प्रयासों की वजह से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको आज बार्क हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो PRL है, इसके साथ साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, और 1964 में विक्रम साराभाई के साथ इन्होंने इनको स्पार की स्थापना में भी अपना योगदान दिया। 1962 में हो गया था, 1964 में ये उसमें काम करने लगे, जिससे भारत के अंतरिक्ष की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसकी नींव रखी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी इनका बहुत अच्छा वो माना जाता है। इसके बाद इनका जो योगदान है वो इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर उसमें कहा जाता है। ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, देखिए ये इस बात पर थे क्योंकि उस समय वो दौर था जब एटम बम बनाया जा रहा था, लेकिन ये थे कि भाई मैं अगर काम करूंगा तो मैं उसके शांति के काम पर करूंगा, कि यानी उसका जो पीसफुल यूज है उस पर करूंगा। इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स पर काम किया, कॉस्मिक रे पर काम किया, हाई एनर्जी फिजिक्स पर काम किया।
साथ ही साथ भारत के वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया। 1955 में पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी पर आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के ये अध्यक्ष भी रहे। यूएन में परमाणु ऊर्जा सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व तो अनेकों बार किया। सम्मान की वहीं बात करें तो 1941 के अंदर इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में ये चुने गए। 1963 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के विदेशी एसोसिएट बने। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस और नेशनल एकेडमी के फेलो भी ये रहे हैं। 24 जनवरी 1966 के अंदर माउंट ब्लॉक के निकट विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। आज भी सबकी अलग अलग थ्योरी है इनके बारे में। यह कहा जाता है कि पहले वो विमान में बहुत सारे लोग थे, उसके बाद विमान में इनके और इनके कुछ साथी रह गए थे। तो बहुत सारी अलग अलग घटनाएं। उनके सम्मान में भारत में प्रमुख अनुसंधान संस्थान पर जो नाम रखा गया है बार्क, इन्हीं के रिस्पेक्ट में नाम रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के बारे में। 1919 से लेकर 1971 तक उनका जीवन रहा। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। पिता अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हैं। गुजरात कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज और साथ ही साथ कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। 1940 में नेचुरल साइंस जो ट्राइपोस है उनको पूरा किया। आईआईएससी बेंगलोर में सीवी रमन साहब के मार्गदर्शन और होमी जहांगीर बाबा के साथ इन्होंने भी कॉस्मिक रे पर रिसर्च किया था। 1947 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स विषय पर इन्होंने पीएचडी प्राप्त की। इसके साथ साथ बात करें 1947 के अंदर फिजिकल रिसर्च लैब पीआरएल अहमदाबाद में स्थापना करते हैं। पीआरएल में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। स्पेस फिजिक्स, कॉस्मिक रे और अपर एटमॉस्फेयर पर इनका रिसर्च बहुत अच्छा था और इन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, ये इनका जो स्टार्टिंग लाइफ रही है, लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट ये करते रहे। वही अगर बात करें भारत में जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो भी रहा है उसके फादर इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने 1962 के अंदर इनकोस्पार की स्थापना की जो आगे चल करके वही इसरो बन गया। कब बन गया? 15 अगस्त 1969 को। थुम्बा केरल में इन्होंने पहला रॉकेट का प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया। 1963 में भारत ने पहला रॉकेट यहीं से प्रक्षेपित किया था। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको साक कहा जाता है, अहमदाबाद में इनकी स्थापना हुई। शिक्षा, संचार और राष्ट्रीय विकास के लिए उपग्रह तकनीक में उपयोग में इन्होंने बढ़ावा दिया। भारत के प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट है उसके कार्यक्रम की आधारशिला भी इन्होंने ही रखी। इसके साथ साथ और भी कुछ योगदान है, जैसे 1966 में होमी जहांगीर बाबा के निधन के बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये अध्यक्ष भी बने। निम्न संस्थानों में जो है इनका स्थान भूमिका निभाई, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के अंदर, आईआईएम अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर, नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट 1965 के अंदर, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन के अंदर, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट, उसके अंदर इन्होंने अहम भूमिका निभाई। काफी क्लोज ये भी माने जाते हैं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इनको पुरस्कार की अगर बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि भारत में साइंस में नोबेल कहा जाता है, वो मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार 1966 में मिला। पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला है 1972 के अंदर। 12 अगस्त को स्पेस साइंस डे इन्हीं के रूप में, इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर है, साराभाई क्रेटर, इन्हीं के सम्मान, लूनर क्रिएटर है बच्चा विक्रम साराभाई। अंतिम जीवन 30 दिसंबर 1971 को 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, मतलब एक अपने आप में आज जो आप लोग स्पेस की बातें करते हो ना, गगनयान तक की बात करते हैं हम लोग, चंद्रयान की बात करते हैं, आदित्य L1 की बात करते हैं, ये सब अचीवमेंट कहीं ना कहीं डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के देखे हुए अचीवमेंट है। ठीक है, हमारे पास आप लोग के लिए बैच है और यहां ASL कर लीजिएगा, ASL। ठीक है, आपको अगर कोड यूज करना है तो ASL कर लीजिएगा। ठीक है, ये लगता है मिस्टेक हो गया था,
कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक ये छोटा सा एक सेशन था बच्चा आप लोग के लिए, और सेशन इसलिए भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नाम ऐसे भी हैं, कुछ अनसन हीरोज ऐसे भी हैं, इनमें से कुछ लोग आप लोग जानते थे लेकिन कुछ अनसन हीरोज हैं जिनको आप लोग नहीं जानते थे, और जिनकी उपलब्धि में आज हम लोग यहां खड़े हैं, जिनकी उपलब्धि की वजह से, तो हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक सेशंस में जब तक हमारा ये रहेगा 15th ऑफ जो है अगस्त, जो 79th हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको इसी बात पर 79% का जो है 79% आप लोग को ऑफ भी मिल रहा है इसी बात के लिए, और वो भी डबल वैलिडिटी के साथ, ठीक है बच्चा। तो हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में, आप लोग के सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।